ठीक है। अच्छा जी, हम ऐसे को थोड़ा लेकर डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऐसे। तो एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी पूरी सीएसएस की जर्नी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो सबसे टफ थिंग जो है सब्जेक्ट है, वो ऐसे है। अगर आप लोग ऐसे अच्छे वे में कर लेते हो, या वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो वाइल हैविंग सो मच प्रैक्टिस, तो फिर काफी हद तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इंशाल्लाह सीएसएस कर लोगे। रीजन यही है कि ऐसे के हवाले से जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है कि हम ऐसे को किस तरह लेकर चलें, या हम ऐसे को कैसे पास करें। तो इस हवाले से जो बेसिक चीज़ें होती है, वो मैंने बता दिया था कि फेलियर के क्यों फेल होते हैं। एक तो ग्रामर का इशू होता है, स्ट्रक्चर का इशू होता है, कंटेंट नहीं ठीक होता है, वर्डिंग नहीं सही लिखते हैं, आपस में उनकी जो है लिंकेज नहीं होता, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बहुत करते हैं। तो ये चीज़ें वो जो थी, ये फेलियर की रीज़न थी। लेकिन आप लोग की मैंने राइटिंग देखी है, और बहुत बहुत ज्यादा आपकी जो है ना इम्प्रूवमेंट है आप लोगों में एज कम्पेयर टू अदर एस्पायरेंट्स। तो ग्रामर के हवाले से मुझे कोई एक दो मिस्टेक होती है, जाहिर बात है, तो वो उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अब बेसिक इम्तिहान स्टार्ट हो गया आपका कि आपने ऐसे को कैसे परफॉर्म करना है। ऐसे की परफॉर्मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपने ऐसे को पहले समझना है कि ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। आपका ये जो पहली दो चीजें आउटलाइन इंट्रोडक्शन, यही बेसिकली डिसाइड कर रही होती है एग्जामिनर के सामने कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, या आप लोग कितना ऐसे के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले होता है कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, कि ऐसे को लिखने आप चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आउटलाइन, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड बॉडी पैराग्राफ, एंड फोर्थ कंक्लूजन। सो आज हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन को, देन बॉडी पैराग्राफ को, एंड फोर्थ पे कंक्लूजन को। इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इन सब को लुक आफ्टर करने के लिए, या इन सब को किसी अच्छे वे में मैनेज करने के लिए, इट इज इम्पोर्टेंट यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर बेटा ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज अपने माइंड में आप लोग रख लें। अब आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन बेसिकली हम जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो एक चीज आप उसके सामने बता देते हो, एक अक्स। फर्ज करो कि अगर आप कहानी सुनाओ, तो उस कहानी को जब आप एक सही सीमत में देखते हो, तो पहले आप उसका एक स्केच अपने माइंड में फिट करते हो कि अगर ये प्लानिंग मेरी इस तरह होगी, तो फिर हम इस तरह काम वगैरह कर लेंगे। इसी तरह जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, तो उससे पहले आप कुछ अपने माइंड में चीजें देखते हो कि मेरी मॉर्निंग किस टाइम होती है, ब्रेकफास्ट किस टाइम होता है, फिर प्रेयर्स, स्टडी का शेड्यूल क्या है, और जो भी मामला होते हैं घर को कैसे है। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक जो स्केच होता है, वो आपका ऐसे की आउटलाइन होती है कि आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मैं जो आगे लिखने जा रहा हूँ वो इन इन चीजों पर बेस्ड कर रही हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक ऐसे आपको आ गया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल, तो आप उसको आउटलाइन में बता दोगे कि सर ये मेरी होप्स हैं, ये मेरी हर्डल्स हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज मेरी पसंद आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही, तो एग्जामिनर आपको उसी टाइम कह देगा अल्लाह हाफिज, अब आप जो है नेक्स्ट टाइम अपना जो भी करना है करें। सो आउटलाइन आपकी बहुत ज्यादा, एक तो स्प्रेड की जानी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आउटलाइन में। उसको स्ट्रक्चरली जो है बहुत बेहतरीन आउटलाइन आपने ड्राफ्ट करनी है। पहले इसको आप रफ पे बनाएंगे, दो तीन दफा बनाकर फिर आप उसको नीट पे करेंगे। बिकॉज आप अपने जो वर्डिंग है जो उसने डिसाइड किया है कि 2500 से 3000 वर्ड्स तक होनी चाहिए, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ठीक है, उस पे चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, 10-20% तक गैप हो सकता है। अब 2000 भी लिख लो वर्ड्स वगैरह तो एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने आउटलाइन ही इसको सही तरीके से बना कर दी है, और आउटलाइन में ही बहुत सी चीजें कंफ्यूजिंग सी आपने वहां पे रखनी है, तो वो एग्जामिनर आपको कभी भी पास नहीं करेगा। वो हमेशा आपको लेस देन 30% मार्क्स देकर आपके पेपर को साइड पे कर देगा। सो आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चीज क्या है आउटलाइन में?
एक तो ये कि एन आउटलाइन प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ एन एसे एंड इट हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कि ये आपके जो ऐसे है उसका प्रॉपर एक ओवरव्यू बता देती है कि आपकी जो आउटलाइन है उसको, या ऐसे है जो आपका वो इस डायमेंशंस पे ये टॉपिक्स ये पॉइंट्स ये आपने जो बॉडी पैराग्राफ में अपने पॉइंट्स होते हैं उसको आपने इस तरह लिखना होता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैंडम आइडियाज एंड थॉट्स इज नोन एज एन आउटलाइन, कि आपके जो आइडियाज होते हैं और थॉट होती है उसको जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, लेट्स सपोज के आप ए बी सी, आपने ए सी बी लिखा होता है, फिर आप उसको ए बी सी में देखते हैं कि पहले चैलेंजेस के बाद पहला चैलेंज ये है, दूसरा चैलेंज ये है, तीसरा चैलेंज ये है, चौथा चैलेंज ये है। इसी तरह फिर ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाता है जो आपको इसमें आ रहा होता है। तो ये बेसिकली आपने अपने जो ऐसे है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आउटलाइन की शेप में लिखना होता है। थर्ड पॉइंट है जी, कैटेगराइज द मेन पॉइंट इन हेडिंग्स और सेक्शंस टू ऑर्गेनाइज द पैराग्राफ इन एन ऑर्डर दैट मेक सेंस एंड टू मेक श्योर दैट ईच पैराग्राफ आइडिया कैन बी फुली डेवलप्ड। यानी कि आपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको पहले आपने हेडिंग की शेप में बना देने होते हैं, आपने फ्रेज लिखना होता है। सेंटेंस कभी नहीं आप आउटलाइन में लिखते, आपने एक फ्रेज लिखना होता है, वहां पर फिर आपने बताना होता है कि ये जो मेरे पॉइंट्स होंगे ये मेरे नेक्स्ट आके आप उसको देख सकते हैं। Fourth, it helps to prevent a writer from getting stuck when the writer is performing the actual writing of the essay, कि आपने जो एग्जामिनर है उसको आपने रोकना नहीं है किसी चीज पे, कि आपके आइडियाज इतने क्लियर होने चाहिए कि वो किसी जगह पे रुके ना, प्रॉपर एक बिल्कुल स्मूथ वे में चल रहा हो, आइडियाज आपके एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, और जो बात आप पहले बयान कर रहे हो उसका दूसरी बात के साथ थोड़ा ताल्लुक जरूर हो लेकिन सारी की सारी वहां पर एग्जिस्ट ना करती हो। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आउटलाइन में आप एग्जामिनर को बता देते हैं कि सर ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये आउटलाइन का जो आपका मकसद था ना वो मैंने पूरा कर दिया, अब आप इस पे करेंगे मूव ऑन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन वो कैसे बनाते हैं। तो बिफोर वी नो अबाउट द डिस्क्रिप्टिव ऐसे, पहले हम थोड़ा जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं उनको देख लेते हैं। सो ये जो आपके तकरीबन 8 टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होते हैं कि जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उस टॉपिक को जो उसने पूछा होता है, बजाय इसके कि आप अपने वे में उसको लिखो। एग्जामिनर ने आपको एक सेट पैटर्न दिया होता है कि आपने इसी तरह सारा के सारा ऐसे लिखना है। लेट्स सपोज के पहला अगर टॉपिक आप पढ़ोगे तो प्रमोशन ऑफ टेक्स्ट कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि सर आपने ये चीजें जो है लिखनी है, और ये बड़ा सिंपल होता है। सिंपल वे में अगर आपके पास इसका कंटेंट अच्छा है, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कर सकते हो। पहले पर्सपेक्टिव लिखोगे, फिर प्रोस्पेक्ट लिखेंगे, फिर चैलेंजेस लिखेंगे। इसी तरह क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो पहले आप गुड गवर्नेंस के बारे में थोड़ा उसके इंडिकेटर्स दे दोगे, फिर आप बताओगे कि रिफॉर्म्स जो हैं वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं, ये क्यों उसकी जरूरत है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग क्या होती है उसको आप थोड़ा बता देंगे। फिर द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि वो सारी चीजें आपको बता रहा होता है। एग्जामिनर ने आपसे पूछी होती हैं और वो चीजें आपने वहां पर बस लिख देनी है उसी पैटर्न में जो उसने बताया होता है। इसी तरह डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल, दिस वाज द ऐसे विच आई अटेम्प्ट इन 2018 एंड आई गॉट 55 मार्क्स। तो ये ऐसे, एक तो डेमोक्रेसी वैसे ही मेरा एक फेवरेट टॉपिक था, लेकिन ये आ भी गया तो इसमें मेरे 55 मार्क्स आए थे। सो इस ऐसे में भी वही चीजें हैं कि आपने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिखना है, फिर होप्स लिखनी है एंड हर्डल्स लिखनी है। देन अगेन प्रोमोशन प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। पहले आपने अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, फिर आपने चैलेंजेस लिखने हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले आप प्रोस लिखो, अच्छाई लिखो, फिर कॉन्स लिखो, बुराई लिखो, और फिर आप उसको समराइज कर दो, यानी कि ये पॉइंट्स हैं। आपकी जो आउटलाइन होगी इसमें 15 से 18 पॉइंट्स आपने सारे लिखने होते हैं, यानी कि 15 to 18 पॉइंट्स में आपने पूरी एक आउटलाइन को समराइज करना होता है। और ये आपके तकरीबन 1800 से 2200 के दरमियान वर्ड्स बन जाते हैं। अगर आपका एक बॉडी पैराग्राफ 100 का जा रहा है
या 80 वर्ड्स का जा रहा है, तो फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिलाकर आपके तकरीबन ये 2000 के ऊपर चले जाते हैं। व्हाट एंड दैट आर द हेल्दी। आप इसको में अपने आप को एक तो कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, सेकेंडली आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करके चीजें लिखी हैं। अब हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को देख तो लिया, ये सामने आपके आ भी गई चीजें कि ये चीजें होती हैं, और इसके हवाले से जो इसके क्लूज होते हैं, ग्लिम्पसेस होते हैं कि हम एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे को कैसे जज कर सकते हैं। तो उसमें उसने आपसे ना दो तीन चीजें पूछी होती हैं। चाहे वो आपसे अच्छाई और बुराई पूछ ले, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स पूछ ले, ब्लेसिंग एंड कर्स पूछ ले, अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजेस पूछ ले, इल्स एंड रेमेडीज पूछ ले, होप्स एंड हर्डल्स पूछ ले। तो ये जो टाइप ऑफ ऐसे होते हैं इसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं, जिसको आपने जस्ट डिस्क्राइब करना होता है वो सारी चीजों को जो एग्जामिनर ने आपसे पूछी होती हैं। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आउटलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी चाहिए, एग्जामिनर देख रहा होता है। सेकंड, वो स्टक नहीं होना चाहता कि आप आगे क्या लिखोगे, वो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता। थर्ड है कि आप खुद एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाते हो, कि आपको पता होता है कि आपने ये पॉइंट्स जो है आगे लिखने हैं, और उसके बाद तो उसको बैक साइड पे देकर आगे लिखने स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो आउटलाइन से लेकर हमने अभी डिस्क्रिप्टिव ऐसे को थोड़ा जज कर लिया और पास्ट पेपर को हमने एनालिसिस कर लिया, तो हमें ये रियलाइज होता है कि वो तकरीबन हर दौर में, हर साल आपको इस टाइप ऑफ ऐसे से मुतालिक कोई ना कोई टॉपिक जरूर दे देता है। ये 2016 से लेकर 2021 तक मैंने अभी देखे हैं। तो इसमें आपको हर साल एक दो ऐसा जरूर मिलेगा कि आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव अच्छे अच्छे वे में तैयार किया। 2022-23 का जब आप थोड़ा देखोगे सिलेबस तो या पैटर्न, तो उसने थोड़ा चेंज किया है। अब वो जो एक ट्रेडिशनल वे आउट था उससे निकल कर अब वो नॉन ट्रेडिशनल सेटअप में चला गया, जिसमें हर एक को वो मौका देता है कि आप ये चीजें कर लोगे, नॉलेज जितना आपके पास होगा आप उसको उतने अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर लोगे, बट अपने स्ट्रक्चर को नहीं बोलना। अब हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमने जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसको लिखना कैसे होता है। लेट्स सपोज दिस इज एन ऐसे। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। सबसे पहले अपने टॉपिक की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना उसको देखना है कि उसने बात किस चीज पे की है, या बेसिक पॉइंट ऑफ फोकस क्या है। सो हियर यू कैन सी कि इधर जो बेसिक पॉइंट ऑफ फोकस है दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है। तो जो इस पॉइंट को उसने लिखा है, इट मींस कि अब आपका जो सारा ऐसे है इसी चीज पे वो सर्कुलेट होना चाहिए। आपने रेलिवेंट जितना रहेंगे उतना एग्जामिनर को भी फायदा होगा और उतना आपको भी फायदा होगा कि आपने जो जो चीजें लिखी हैं वो सही लिखी हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, होप्स एंड हर्डल्स, इसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत मटेरियल होगा, लेकिन जब हम टाइम देखते हैं और वर्ड्स की देखते हैं गुंजाइश, और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस देखते हैं या स्पीड देखते हैं, तो हम बाउंड हो जाते हैं कि हम बेहतरीन लिखें, थोड़ा कम लिख लें लेकिन बेहतरीन लिखें। सो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन, ये प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं। ये इसको आपने हर ऐसे में लिखना होता है या हर क्वेश्चन में लास्ट में लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड जो चीज होती है वो उसको आपने, अगर इस किसी चीज की डेफिनेशन है तो आप उसको डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज के डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन और इसी तरह जितने भी लिबरलिज्म, वर्ल्ड ऑर्डर, इनकी ना डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं बाय सम राइटर्स, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन वाटर क्राइसिस हो गया, जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, कश्मीर पास हो गया, इनकी डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है, इनका एवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप उसको जो है कर दोगे चेंज, या तो आप उसको देख लोगे कि अगर इसकी डेफिनेशन बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो फिर आप उसको थोड़ा बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, एंड देन उसके बाद उसको थोड़ा लिख भी लोगे। सो लाइक दिस, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल। यहाँ पर आप इसको डिफाइन करेंगे डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी होती क्या है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है। ये अगर आपने और भी सिंपल वे में लिखना है तो इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव राइट टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो एवोल्यूशन का टाइम है, अगर आपके पास डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं आ रही उस टाइम माइंड में, तो इसका जो एवोल्यूशन का फेज है आप उस पर चले जाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एथेंस एरा,
जो अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने एक वार बताई थी, पेलोपोनेसियन वार, जिसमें स्पार्टा एंड एथेंस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट था और स्पार्टा ने उनको डिफीट दी थी एथेंस को। वहां पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो इसी तरह बेसिकली आपने इसकी एवोल्यूशन पे जाना है डेमोक्रेसी की, कि इसका एवोल्यूशन कब से हुआ था, और इसका एवोल्यूशन मतलब कि इसका इर्तिका कब हुआ था। और वहां से आपने इसका जस्ट 3 to 4 लाइंस में समराइज करना होता है। फिर आप बताएंगे कि जो उसने बात की आपसे कि इसकी होप्स बताएंगे डेमोक्रेसी की। आप इसकी डेमोक्रेसी की होप बता दोगे कि ये जमहूरियत के होने से पाकिस्तान में क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता लगाई जा सकती हैं, इसकी आप होप्स में बता दोगे कि हम अपने हक के जो जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स की प्रिजर्वेशन हो जाती है, हमें लिबर्टी मिल जाती है, हमें जो है फ्रीडम मिल जाता है, हमें असेंबली मिल जाती है, हमें बात करने का मौका मिल जाता है, हमें जो है इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, हम अपनी मर्जी से जो है अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं रूलर्स की। इसी तरह ये चीजें होप्स हैं, उम्मीदें हैं कि जमहूरियत होगी तो ये चीजें होंगी। अगर जमहूरियत नहीं होगी तो उसकी उम्मीद भी नहीं हम लगा सकते। तो होप्स आर द बेसिक फ्यूचर थिंग्स, कि ये चीज अगर मैं कहूँगी आपकी उम्मीद है, आप सीएसएस कर लोगे तो आप कहोगे यस बिल्कुल है उम्मीद, क्योंकि मैं जो अगर सीएसपी बन गया तो ये काम मैं करूंगा, इकदामात मैं ये उठाऊंगा। सो होप बेसिकली आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही होती है कि आपने उम्मीद क्या लगाई है इस सिस्टम से। अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन सितंबर में हो जाएंगे, तो आप का जो अप्रोचेज हैं या थॉट है वो आप उसकी अक्कासी करेंगे, या अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी शेप में आप ये थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि जी जी हमें लग रहा है, उम्मीद है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे मुत्तफिक है, ये उम्मीद है कि इस चीज से ये काम हो सकता है। सो सिमिलरली तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान भी इसी चीज पे है कि आपने होप्स वगैरह कैसे देनी है, और उसके उसके दरमियान आपने इस पॉइंट को मेंशन करना है। ठीक है। सो होप्स के बाद सेकंड उसने पॉइंट पूछा था हर्डल्स का, कि आपकी जो डेमोक्रेसी है इसमें आपकी हर्डल्स क्या हैं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, कि आपने कितना रेलेवेंट रहना है। अब फेलियर की मेरे साथ एक दोस्त ने भी अटेम्प्ट किया था, जब मैंने उसे बाहर आकर पूछा पेपर देने के बाद कि आपकी अप्रोच क्या है, तो उसने ना मुझे बड़ा एक वेग किस्म का, नोटोरियस किस्म का, एक बड़ा एक हैवोक किस्म का मुझे बता दिया कि मैंने पहले जमहूरियत लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर लिखा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने पाकिस्तान में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसके बारे में थोड़ा बताया कि वहाँ पर जमहूरियत का नाम ही था, लेकिन वहाँ पर इस्लामिक स्टेट का उन्होंने नैरेटिव बनाया था। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जमहूरियत की वजह से हमें चैलेंजेस क्या क्या सामने करने पड़े, कैसे हमारी जमहूरियत पर शब खून मारा गया। फिर मैंने बताया कि अब जमहूरियत की वजह से हमें उम्मीद क्या है, वो मैंने 2 3 उम्मीदें बता दी। फिर मैंने बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हो अगर जमहूरियत ना होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फिर मैंने हर्डल्स बताई कि हमारे मुल्क में जमहूरियत क्यों नाकाम है। फिर मैंने सॉल्यूशंस वगैरह दिए, तो फिर कंक्लूड किया। सो आई वाज टोटली शॉक्ड कि यार ये उसने कैसे अटेम्प्ट किया है। इवन ही वाज मोर कॉन्फिडेंट देन मी कि उसने बहुत बहुत ज्यादा लिखा है। सो सीएसएस में एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना लिखा है, मैटर ये लिखा है कि ये करता है कि आपने क्या लिखा है। सो इस पर इसको लेकर आपने बहुत चीजें अपने माइंड में रखनी है, कि आप बेशक कम लिखो, मुख्तसर लिखो, लेकिन लिखो सही, रेलिवेंट लिखें। तो यहाँ पर उसने सिर्फ आपसे पूछा है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल। यहाँ पर आपने 6 या 7 आप होप्स बता दें, 7 आप हर्डल्स बता दें, फिर उसके बाद 2 3 सजेशंस दें, लास्ट पे कंक्लूड करें, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दें। 15 to 18 आपके पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। डेट आर द सिंपलेस्ट एंड रेलिवेंट वे टू राइट एंड क्रैक CSS एसेस पेपर। ठीक है। तो सेम वही था कि फिर मैंने हर्डल्स बता दी, कि होप के बाद जो है हर्डल्स बता दी,
लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब आप होप से हर्डल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है। ठीक है, वो हम इंट्रोडक्शन में करेंगे या बॉडी पैराग्राफ में करेंगे, ताकि वो एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपकी होप्स खत्म हो गई हैं, अब आप हर्डल्स पे आ रहे हो। वो जो क्लैरिटी होती है वो वहाँ पर सामने आ जाती है। यहाँ पे ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है। ठीक है, फिर मैंने हर्डल्स वगैरह अपने मैंने तो लिखी थी डेफिनेटली। उसने पूछा था 7, मैंने हर्डल्स बता दी थी। उसमें बताया था कि अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का बड़ा रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम ही समझते हैं, पार्लियामेंट की जो रोल है वो बड़ा पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट होती है कि जहाँ पर आप हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह के फ्लोर क्रॉसिंग वाले इवेंट्स होते हैं। फिर मैंने मीडिया का बताया कि ये कंट्रोल्ड मीडिया है, और इसकी वजह से जो एक ट्रू सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन मैंने बताया कि लोग रैशनल नहीं है, लोगों को थॉट नहीं है, उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको डेमोक्रेसी का पता नहीं है। तो ये हर्डल है कि जिसकी वजह से हमारी जो जमहूरियत है उसको सही तरीके से ना हम जज कर सकें, और ना वो सही तरीके से पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर पाई है, इवन इतने उसके जो एवोल्यूशनरी फेजेस है उसके बावजूद भी। फिर उसके बाद कुछ मैंने सोल्यूशंस वगैरह दे दिए थे कि हम ऐसे सोल्यूशंस क्या लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो जमहूरियत है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, वो उसके 3-4 सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं। वो सॉल्यूशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए या बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होने चाहिए। एंड लास्ट पे कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हमेशा वही पॉइंट होता है कि आपने जितना इंट्रोडक्शन लिखना होता है उतना ही हमने कंक्लूजन लिखना होता है। 12 से 15 सेंटेंसेस का आपका इंट्रोडक्शन होता है, सेम 12 से 15 सेंटेंसेस का आपका कंक्लूजन होता है। और आपका आउटलाइन जो है वो फ्रेजेस में होगी, नेवर इट विल बी इन द शेप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, दिस इज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। ये मैं जस्ट प्राइमरी हेडिंग्स लिखी हैं। इसमें जो कंटेंट है वो डेफिनेटली आप खुद ही लिखेंगे, लेकिन मेरा काम इस टाइम आपको है अच्छे वे में स्ट्रक्चर में आपको समझा दूं। अगेन द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो चीज पिक करनी है वो है कि बेसिक पॉइंट ऑफ फोकस क्या है। सो हेयर द बेसिक पॉइंट ऑफ फोकस इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ना कोई थ्रेट है, ना कोई काउंटर है, ना वेज है। द ओनली पर्पज इज द ग्लोबल वार्मिंग, जिस पे आपने पूरा ऐसे लिखना है। फिर आपने इस पे देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आपको आती है ठीक है, नहीं आती तो फिर आपने इसके बैकग्राउंड पे या इसके एवोल्यूशन पे ले आना है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो एवोल्यूशन है वो कब से स्टार्ट हुई थी। आप इसको बैक टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ले जाएं कि 17-18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोग जो थे माइग्रेट करने लग गए रूरल से अर्बन लाइफ में, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होने लगे एनवायरनमेंट में। जो मीथेन गैस थी, नाइट्रोजन थे, ये सारी चीजें हमारे एक जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं एनवायरनमेंट में आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद से हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होता गया, और प्री इंडस्ट्रियल एरा अब तक जो है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे इस टाइम एक्सीड हो गया फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वही चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, हम फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में यूज़ है। हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर रही है, कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो डायरेक्ट जो है हमारी अर्थ पे पड़ रही हैं। और इसके ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है कि उसने बताया कि थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने थ्रेट बताना है कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका थ्रेट क्या है। थ्रेट में आप सारी चीजें वो बताएंगे। इससे क्या होता है कि इससे माइग्रेशन के चैलेंजेस होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, जैसे सुनामी, इस तरह के इवेंट्स वगैरह देखने भी आते हैं। फिर बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, मानसून सीजन जो है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो फूड है, जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फूड स्टारवेशन जैसे वाकयात इरप्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो एक डिबेट है बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज की वो स्टार्ट हो गई है। इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इसे हिट हुई है। और ये जो एनर्जी पॉवर्टी है ये बहुत ज़्यादा हमें देखने पे मिली है। सो ये थ्रेट है कि ये जो है ना, हमें लग रहा है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीज़ें जो हैं ये नजर आ रही हैं, कि हमें लगता है कि ये चीज़ें होंगी। जैसे जुलाई में नेवर एवर सीन इट कैन बी सो मच कोल्ड कि आपका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आ सकता है।
और नेवर इट कैन बी एनविसेस्ड कि आप नवंबर में या दिसंबर में विदाउट रेनिंग सीजन आप अपना टाइम स्पेंड करोगे। तो ये सब वो चीजें हैं कि जो हमें थ्रेट लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें ये थ्रेट है, हमारी जान को खतरा है, हमारे इकोनॉमी को खतरा है, हमारे फूड को खतरा है, हमारे जनरेशन को खतरा है, हमारे जो वो इकोसिस्टम है उसको खतरा है, हमारे जो वो वाट मेरीन सिस्टम है उसको खतरा है, पीस को खतरा है। ये सारी चीजें वो हैं कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग का। अब इसको काउंटर आपने कैसे करना है? काउंटर के लिए वही है कि आप जो है आपस में मिल बैठ कर जो यूनाइटेड नेशन का जो आईपीसीसी है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज वाला आईपीसीसी, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन होना चाहिए। और यूएनओ का रोल बड़ा ऑगमेंट होना चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं स्टेट्स वगैरह, उनका रोल जो है बड़ा पीसफुली होना चाहिए कि वो जो समिट्स वगैरह हो चुके हैं, क्योटा प्रोटोकॉल है, और जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह साइन हो चुके हैं उस पर अपना रोल प्ले करें, उसको उसको ट्रूली वे में इन्फोर्स करवाएं। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रेटेजी है ना, आप उसको बता देंगे कि हम ऑलरेडी स्टेप्स क्या ले चुके हैं। उसमें ये जो समिट होते हैं आपके एनुअल, पेरिस समिट हो गया, अभी इजिप्ट में समिट हुआ वो हो गए। फिर हमने अभी ये जो यूनाइटेड नेशन ने एक करवाया था इकोनॉमी के लिए कि जो पुअर कंट्रीज हैं जो इससे इम्पेक्ट हो चुके हैं ज़्यादा, आप उनको एड देंगे, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। सब वो पॉइंट्स हैं सारे कि हमने ये स्टेप्स ले चुके हैं, लास्ट आप कंक्लूड कर देंगे। तो ये वो टाइप्स ऑफ ऐसे हैं जिसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं, जिनका मेन मकसद क्या होता है कि आप इन चीज़ों को सिंपल जो उसने बताया है आपने उसी तरह ही सारी चीज़ों को लिख लिख देना है, बट कंटेंट विल बी मोर वाइब्रेंट, मोर चार्मिंग वन, मोर अट्रैक्टिव वन, कि एग्जामिनर वाकई एक न्यू चीज़ देखे। होती बातें सारी सेम है, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से सारी चीजें सेम ही है, लेकिन बेसिक चीज होती है कि लिखने के अंदाज भी बड़ा निराला होना चाहिए, आपको यूनिक होना चाहिए, पॉइंट्स आपके बिल्कुल फिट करने चाहिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जितनी भी हो चुकी हैं सारी आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स आप तब भी आपको आएंगे जब आप अच्छा पढ़ोगे। सो दिस इज एन अदर ऐसे, ये कंप्लीट ऐसे है विच इज एन डिस्क्रिप्टिव, विच इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, टेररिज्म इन पाकिस्तान, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगेन वो दो चीजें मैंने इसकी जो डेस्क्रिप्टिव ऐसे है इसमें एंड का वर्ड मोस्टली यूज होता है, एंड हो गया, और तीन चार चीजें पूछ लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, ब्लेसिंग एंड कर्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोस्पेक्ट, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस, इस तरह की वो चीजें आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है। अगेन वही टेररिज्म है तो टेररिज्म की डेफिनेशन वाकई एग्जिस्ट करती है, आपने इसको डिफाइन कर देना है, साथ इसका थोड़ा सा एवोल्यूशन आप पेश हो ताकि आपका एक पैराग्राफ इसका बन जाए। फिर उसने काजेस पूछे हैं डायरेक्टली, जो थर्ड पॉइंट आपका होगा ना वो हमेशा आपका डायरेक्टली हिट करेगा टॉपिक पे, सेकंड पॉइंट आपका जो होता है वो सेकेंडरी होता है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे ना दैट विल बी योर प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, प्राइमरी हेडिंग वो होती है जो पूछी गई हो, सेकेंडरी वो होती है कि जो आप अपने तौर पर ऐसे को ओपन करने के लिए लिखते हो ताकि एक ब्रॉडर सेंस में उसकी चीजें कवर हो जाएं। सो थर्ड पॉइंट आपका हमेशा टॉपिक को हिट करेगा, टेररिज्म है, काजेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको डिफाइन कर दोगे, थर्ड पे आप उसके काजेज बताएंगे। ठीक है, काजेज अगेन सेवन, आप काजेज बता दो, सेवन कॉन्सिक्वेंसेज बता दें, फिर सॉल्यूशंस दे दें दो तीन, बात खत्म। दिस इज पहला काजेज क्या है कि आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजी लोकेशन, डेफिनेटली हमारे जो बाउंड्री है बड़ी एक होस्टाइल किस्म के नेबर स्टेट्स हैं हमारे, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे हमें टेरर वायलेंस, टेरर इंसर्जेंसी, इस तरह के इवेंट्स का अक्सर सामना करना पड़ता है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन वगैरह हो गए, तो जिसकी वजह से जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में देख लो, आपके सामने ही है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, टैक्स वगैरह हो रहे होते हैं हमारे जो प्लेसेस हैं वहाँ पर, उसके अलावा स्कूल्स में एपीएस जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक डे कंसीडर किए जाते हैं। तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो बेसिकली आपके टेरर एक्टिविटीज़ को या टेरर वायलेंस को बता रहे होते हैं, ये काजेज होती हैं। थर्ड क्या है कि जो पाकिस्तान में जो इलिटरेसी है वो बहुत ज्यादा है, रिवेंज है बहुत ज्यादा है, इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, ब्रेन वॉशिंग लोगों की बहुत ज्यादा होती है, किसी को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो आप उसके खिलाफ इस तरह के इवेंट्स वगैरह
यूज कर सकते हैं जो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिख देंगे कि टेररिज्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या बनते हैं। आप इकोनॉमिकली देख लोगे, पॉलिटिकली देख लोगे, रिलीजियसली देख लोगे, जिसको सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में आप ऐड कर दोगे। इसी तरह फिर आप सोशली देख लोगे कि सोशल डिवीजन कैसे हो गई है कि, और रिलीजियस सेक्टर्स में। ये सारी वो पॉइंट्स है जो आप इसको कॉन्सिक्वेंसेस के शेप में देख लेंगे। फिर अगेन थोड़ा आप स्टेप देख लेंगे और सम सजेशंस दे दोगे। इस तरह आपका ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे कवर हो जाता है। तो ये वो सिंपल टाइप ऑफ ऐसे होती है जहाँ पर वो सारी चीजें आपके पास पहले ही उसने पूछी होती हैं। आपने बस उसको मोल्ड कर कर अच्छे वे में, कंटेंट आपका बेहतर होना चाहिए। द मोर योर कंटेंट इज वाइब्रेंट, देर आर मैक्सिमम चांसेस टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स। सो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसमें ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन में मौजूद हैं। इन सात सात में से यू हैव टू राइट डाउन द ओनली प्राइमरी हेडिंग्स। अभी आपने जो कंटेंट है उस पर फोकस नहीं करना। आप लोगों ने जो जिस तरह ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाया ना, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। इस तरह आपने ये जो 7 है,